अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नायब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सूबे में ऑपरेशन की मुखालफत के हवाले से वाज़ेह ऐलानात के बावजूद ऐसा लगता है कि रियासत ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और इस सिलसिले में जिला बाजौड़ के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बाजौड़ के नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्फ्यू का नफाज 29 जुलाई सुबह 5 बजे से 31 जुलाई शाम 5 बजे तक होगा। कर्फ्यू के दौरान तमाम किस्म की नकलो हरकत पर हर तरह की पाबंदी होगी और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर सजा भी दी जाएगी। जिला बाजौड़ में लगने वाला 3 दिन का ये कर्फ्यू इस बात की जानिब वाज़ेह इशारा है कि रियासत ने दहशत गर्दों के खिलाफ एक और फैसला कुन ऑपरेशन करने का इरादा कर लिया है। दूसरी जानिब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर ऐसे किसी भी किस्म के ऑपरेशन की भरपूर मुखालफत करते हुए नजर आते हैं और उनका कहना है कि सूबे में इससे पहले भी बहुत से ऑपरेशन किए जा चुके हैं लेकिन इसका कोई नतीजा या फायदा नहीं हुआ है। इससे उल्टा मुल्क को नुकसान होता है। रियासती फैसले से खफा अली अमीन गंडापुर ने आज अपनी हुकूमत गिराने का खुलकर चैलेंज भी दे दिया है। शायद इसकी वजह रियासत और उनके दरमियान एतमाद के इस रिश्ते का खात्मा है जिसकी बुनियाद पर अब तक वो वज़ीर आला के मनसब पर फाइज थे, या फिर अली अमीन गंडापुर के चैलेंज देने की एक और वजह यह भी हो सकती है कि ना वो हुकूमत में होंगे और ना ही उनसे किसी किस्म का सवाल और जवाब होगा। इस तरह अली अमीन गंडापुर एक तीर से दो शिकार कर सकेंगे। रियासत की नाराजगी भी मोल नहीं लेनी पड़ेगी और अवाम के सवाल और जवाब से भी छुटकारा मिल जाएगा। वज़ारत आला का मनसब जाते ही इमरान खान की रिहाई के लिए चलने वाली तहरीक की जिम्मेदारियों से भी अली अमीन गंडापुर सुबकदोश हो जाएंगे। इस तरह ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी, क्योंकि ये बात तो हम सब भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो लीडरशिप इस वक्त बाहर मौजूद है उसको लेकर डिफरेंट फैक्शंस हैं जो एक दूसरे पर अदम एतमाद करते हुए दिखाई देते हैं और एक हल्का पीटीआई के अपने अंदर ऐसा भी है जो कि अली अमीन गंडापुर की जो इंटेंट है इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर उसको क्वेश्चन भी करता है और उसके अंदर इमरान खान साहब की अपनी हमशीरा अलीमा खान भी शामिल है। तो ये जो कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और मामला है, थोड़ा सा सूबे के अंदर ऑपरेशन की जो बात है, इन्हीं इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो क्लाइमेट चेंज शिजरा मनसब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काजी अहमद अकबर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं डॉक्टर साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सर डॉक्टर साहिबा मैंने अभी देखी है राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी सूबे में हो रहा है एक तो ये कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उस तरह के ऑपरेशंस हैं जिनका सिलसिला कभी भी नहीं रुका, वो कहीं ना कहीं हो रहे हैं क्योंकि जाहिर है ये सूबा वैसे भी एक ट्रबल्ड सूबा है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी मैटर्स। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके साथ ये सब लोग ऑन बोर्ड हैं, यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट या जो सूबे की गवर्नमेंट है उसकी तरफ उनका इशारा है। उन्होंने कहा कि इनकी नॉलेज में लाए बगैर वहां पे कुछ नहीं होता। तो फिर क्यों इस तरह की बातें जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऑपरेशन जो है वो हम होने दें। ये सारे ऑपरेशन जो है ये सूबे के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपके ख्याल में? जी, बहुत शुक्रिया यशमीन। देखिए, जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, ये बहुत अफसोसनाक ये बात है, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पे दोबारा से टेररिज्म आ चुका है और जब से आपको पता है कि बुनियानुल मरसूस हुआ मार्का हक, तो इंडिया ने बार-बार ये कहा है और बड़ी ओपनली वो कहते रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और क्योंकि वो कन्वेंशनल वॉर पे हमसे बुरी तरीके से उन्होंने मार खाई अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अब प्रॉक्सी वॉर की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुख्तलिफ सूबों के अंदर वो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, ये बात सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए जाहिर है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो हमें करने पड़ते हैं और वो एक हमारे अवाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जरूरी अमर है और ऑब्वियसली जो सूबे के लोग हैं उनको हमेशा ऑन बोर्ड लेके ये किया जाता है। पहले भी जो मुख्तलिफ किस्म के वो ऑपरेशन थे, ज़रबुल अज़्ब हुआ, रद्दुल फिसाद हुआ, लेकिन वहां पे भी लोगों को साथ मिला के किया गया, इसलिए वो ऑपरेशन कामयाब हुए। आज भी वही हाल है। जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब का सवाल है, देखिए उनका हमेशा आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो क्या बात करें, कहाँ से बोल रहे हैं और वो किसके बेहाफ पे बोल रहे हैं, क्योंकि पीटीआई से भी लोग भी उनसे नाला हैं, वो हुकूमत के खिलाफ भी बोलते हैं, जब मर्जी वो गायब भी हो जाते हैं कई कई घंटों के लिए, कहीं वो मीटिंग्स के लिए चले जाते हैं और किसी को नहीं पता कि वो मीटिंग्स कहाँ होती हैं। वो लोगों को लेके जाते हैं डी चौक में और खुद गायब हो जाते हैं और पता चलता है कि पता नहीं कितने अजला को पार करते हुए वो अपना असेंबली में उभरते हैं दोबारा। और फिर जो जुबान है और जो वो जुबान से बोलते हैं और जो उनका एक्चुअल एक्शन होता है उसमें भी बड़ा फर्क होता है। तो बीइंग अ चीफ मिनिस्टर एक तो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने
किस्म इस कदर गैर मुनासिब बातें की कि मैं अब इस वक्त आपके चैनल पे उनको रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन जिन लोगों ने सुना उन्होंने देखा कि ये तो वो बातें थी जो कि पाकिस्तान का दुश्मन करता, लेकिन ठीक उन्होंने है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। मैं तो बिल्कुल बहुत डॉक्टर साहब आपकी जानिब दोबारा आती हुई जो खास तौर पे आपने कहा है ना कि दहशतगर्दी का चैलेंज फिर से सर उठा रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद भी बात करूंगी क्योंकि खाली केपीके की बात नहीं है, बलूचिस्तान का भी मामला है। उसकी तरफ भी आऊंगी, जरा काजी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। काजी अहमद अकबर साहब, सर किस तरीके से अब आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को, क्योंकि एक बात जो डॉक्टर साहिबा ने की है वो तो दुरुस्त है, जो लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं ना सर आपके चीफ मिनिस्टर सूबे के, वो किसी भी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जेब नहीं देता। जो भी शिकायत हैं, जो भी मामलात हैं, उनको राइट फोरम्स के ऊपर रेस करना चाहिए, बिलखुसूस अगर वो दहशतगर्दी जैसे हसास मामले से जुड़े हुए हों। और फिर दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है सूबे में वो ऑन बोर्ड है उसके साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आके इस तरह का लबो लहजा जो है वो इस्तेमाल करते, करना क्या चाह रहे हैं गंडापुर साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो बाद में नून लीग की गवर्नमेंट ये कहती है कि जी ये उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन वो हुकूमती या पार्टी की राय नहीं है। इसलिए राना साहब क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, और वैसे भी नून लीग क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही, वो मैटर नहीं करता। मैटर तो ये करता है कि जो असल मुक़्तदरा है, जिनके पास असल में ताकत है, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। अब बात आती है ऑपरेशन की तरफ। तो ऑपरेशन में भी एक दफा फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसका तो कोई किरदार नहीं है ऑपरेशन में। इस टाइम मेरी नजर में अगर आप देखें तो 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी मुक़्तदरा है, एक केपीके की गवर्नमेंट और एक वहां की लोकल पॉपुलेशन। ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं। जब तक ये तीनों इस ऑपरेशन के हवाले से, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड हो, चाहे वो फुल फ्लैज ऑपरेशन हो, जब तक ये तीनों स्टेक होल्डर्स आपस में मुत्तफिक, मुत्तहिद और अलाइंड नहीं होंगे, ये ऑपरेशन कामयाब भी नहीं हो सकेगा। ये ऑपरेशन अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव भी नहीं कर सकेगा। और आज तक कभी कोई फौज, कभी कोई हुकूमत, कोई भी ऑपरेशन किसी इलाके में जहां की लोकल पब्लिक उनके साथ ना खड़ी हुई हो, वो कामयाबी की। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता क्या है? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वो होता है जो आपकी लोकल पॉपुलेशन आपको एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है कि जी इस मोहल्ले में या इस घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुश्तबा हैं, जो हम इनको रूटीन में नहीं देखते, ये कुछ मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो ठीक नहीं है। तो उस बेस के ऊपर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो अपनी इस इंटेलिजेंस के ऊपर ऑपरेशन करती हैं और वो टारगेटेड। इसमें 2-3 बातें सर। एक तो देखिए ना, आप ये कह रहे हैं कि जब तक वहां के लोकल साथ नहीं होंगे, डॉक्टर साहिबा ने उसका जवाब दिया है ऑलरेडी और मेरे ख्याल है मुनासिब जवाब दिया है कि माजी में जो ऑपरेशंस हुए हैं लोकल साथ थे, अवाम ऑन बोर्ड थी, तभी उन जो ऑपरेशंस हैं उनके अच्छे नताइज मौसूल हुए हैं। पता नहीं गंडापुर साहब कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसका हवाला देते हैं और ये कहते हैं जी कि कभी मतलूबा नताइज ही मौसूल नहीं हुए। जो सवाल है ना यहाँ पर कि राना सनाउल्लाह साहब की कोई वैल्यू नहीं है या हुकूमत की कोई वर्थ नहीं है, सर बात ये है ना कि हुकूमत की वर्थ जब आप कहते हैं कि नहीं है और आप कहते हैं कोई और है जो मुक्तदरा है, तो सर फिर जिस जमहूरियत की बात आप लोग करते हैं बिलीव उसमें आप भी नहीं करते ना। अनफॉर्चुनेट बात ये है। नहीं, वो जमहूरियत तो पाकिस्तान में है ही नहीं। हमारे बिलीव करने या आपके बिलीव करने से या ना करने से उस पे कतन किसी किस्म का कोई फर्क जी, नहीं मुझे भी पड़ने सर इस बात के ऊपर पूरा यकीन आ गया कि वाकई पाकिस्तान में नहीं है, जब सेनेट इलेक्शन में आप लोगों ने इन्हीं के साथ हाथ मिला लिया सर, जो चोर थे, डाकू थे, फॉर्म 47 वाले थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए केपीके में ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको ओवरलुक कर दिया ना। तो पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट तो आपने भी की। जी, देखिए ना, बात ये है कि अगर हम कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं तो उस पे आप लोग फौरन बैठ के और कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, और जो पूरी हुकूमतें फॉर्म 47 के ऊपर बन गई उस पे आप में बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। नहीं सर, सैकड़ों प्रोग्राम्स, खाली एक नहीं, हम हर प्रोग्राम में सवाल करते हैं कि हाँ। ये जो सेनेट की सीटें हैं और ये जो स्पेशल सीटें पहले तो दी गई हैं, इनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें कि ये कौन से कानून के तहत दी गई हैं। फिर वो कहते हैं ना कि एक वो एडिफाइस, एक हाँ। वो बिल्डिंग
जो पूरी की पूरी बुनियाद ही जिसकी झूठ के ऊपर हो, हाँ। उस पे किसी ने क्या बात करनी और किसी ने क्या नहीं मैं आपसे कमेंट बिल्कुल करना। एग्री करती हूँ काजी साहब, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मेरा काम सवाल करना है। जब इनकी बारी आएगी तो मैं इनसे ये सवाल करूंगी और अपने लिए कम से कम कह सकती हूँ कि हर प्रोग्राम में सवाल करते हैं। आपसे भी तो जब आपकी बारी आएगी आपका सवाल करेंगे ना। आप लोगों ने इनके खिलाफ क्या मज़ाहिमत कर ली है सर? आप लोगों ने अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए कौन सी मज़ाहिमत कर ली? फॉर्म 47 वालों को घर भेजने के लिए क्या कर लिया? जरूरत पड़ने पर आपने इस जाली जमहूरियत के अंदर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इन्हीं से हाथ मिला लिया। सवाल तो आपसे करूंगी आपका ना सर। जब देखिए ना, जब इमरान खान साहब नेगोशिएट नहीं करते तो आप लोग बैठ के रात को प्राइम टाइम के ऊपर ये तकरीरें भी कर रहे होते हैं, ये बातें भी कर रहे होते हैं, ये तबसरे भी कर रहे होते हैं कि वो सियासी अंदाज से नहीं चलना चाह रहे, वो लोगों के साथ बैठकर नेगोशिएट नहीं कर रहे। और जब हम उनके साथ किसी चीज पर बैठकर कोई ऐसा कोई सिला रहमी का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि आप अपने नजरियात से हट गए हैं। नहीं मैंने आप तो लोगों की बड़ी तारीफ की थी। आपको भी तो फैसला करना नहीं पड़ेगा। मैंने आप लोगों की बड़ी तारीफ की किस थी कि शुक्र है आप लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया। मैं तो बल्कि आप लोगों से ये कहती हूँ एक कदम आगे बढ़ के मजीद फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, इनके साथ बैठे, खान साहब के मामलात को भी हल करें, मुल्क के अंदर सियासी पोलराइजेशन को खत्म करें। मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप लोग सीट एडजस्टमेंट पे तो बात कर लेते हैं, बाकी मामलात पे कहते हैं नहीं जी ये चोर डाकू है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता। नहीं, कौन सी सीट एडजस्टमेंट पे हमने बात की है? अगर सीट एडजस्टमेंट पे बात करनी होती तो हम पंजाब में भी कर सकते थे, हमने वहां पे नहीं की। केपीके में बचानी थी ना सर। यहाँ पे आपको डायनामिक्स को समझने की जरूरत है। केपीके में एज पर दी जो सीट रेशो था या वोट कास्टिंग रेशो था उसके मुताबिक हमारी 11 में से 8 सीटें बनती थी। लेकिन चूंकि हमारे अपने कुछ ऐसे लोग थे जो कि सेनेट के टिकट के उम्मीदवार थे और कुछ हमारी ऐसी, क्योंकि खान साहब तक हमें एक्सेस नहीं दिया जाता, इन टाइम हमसे डिसीजंस नहीं ले पाते। देखिए ना, बात यह है कि एक पार्टी का सुप्रीम लीडर है, उस तक आप अगले को एक्सेस ही नहीं देंगे। सेनेट का इलेक्शन सर पे आ गया, नॉमिनेशंस विड्रॉ करने की आखिरी डेट है, पार्टी बार बार कह रही है, हाई कोर्ट के जज की बात सुनने को तैयार कोई नहीं है, मुलाकात करवाने को तैयार कोई नहीं है, डिसीजंस इन टाइम हो नहीं पा रहे, तो फिर इसी किस्म के मामलात को इसी तरीके से चलाना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इस मुल्क में ना तो जमहूरियत है, ना इस मुल्क में अदालतों की कोई सुनवाई है, ना यहाँ पे जजेस की बात कोई सुनने को तैयार है। और हम चले हैं ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन तब कामयाब होगा जब आपकी लोकल पब्लिक वहां पे आपके साथ चलेगी, जब आपकी जो वहां की उस सूबे की गवर्नमेंट है वो आपके साथ चलेगी। सूबाई हुकूमत डालना चाहिए, वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। टेररिज्म तो किसी का पॉलिटिकल इशू नहीं है ना, ये जाती इशू नहीं है, ये तो मुल्क का इशू है। लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक से वापस आके मजीद इस पे बात करते हैं। आप कह रहे हैं ये जमहूरियत नहीं है, इस खोखली जमहूरियत के अंदर अपनी हुकूमत जो है उसको भी छोड़ दें। फिर थोड़ा सा इस पे मजीद बात करूंगी इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात काजी साहब कर रहे थे, डॉक्टर साहिबा आपने सुनी, वो कहते हैं जी खोखली जमहूरियत है, ऑपरेशन जो करते हैं वो जब तक वहाँ के लोगों को साथ मिला के हमें ऑन बोर्ड करके नहीं करेंगे तब तक जो है वो मामला बेहतर नहीं होंगे। थोड़ा सा इस पर अगर आप उस गुफ्तगू पे कुछ कॉमेंट करना चाहती हैं जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा राना सनाउल्लाह साहब की मैं हवाला आपको तो जरूर दूंगी, बिकॉज उन्होंने कहा कि जी उनकी तो कोई वर्थ नहीं है, लेकिन आपकी जमात के सीनियर रहनुमा है, वो ये कहते हैं जी कि ये लोग आके हमारे साथ बैठे, पार्लियामेंट के अंदर अडियाला के दरवाजे भी खुल जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है डॉक्टर साहिबा? देखिए, एक तो जो बात कर रहे हैं जमहूरियत की, इनसे जमहूरियत की क्या बात करनी, ठीक है ना। ये वो जमात है जो RTS बिठा के 2018 में किस तरीके से आई थी ये हुकूमत पे, ये सब तमाम लोग जानते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधलीज़दा इलेक्शन थे 2018 के। और उसके बाद इनके जो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है वो बड़ी ओपनली कहा करते थे कि मेरा पार्लियामेंट कौन चलाता है, मेरे नंबर गेम कौन पूरी करता है। वो कहते थे अगर ISI हमारे फोन टैप्स करती है तो बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। वो कहते थे कि जो आर्मी चीफ है वो कौम का बाप होते हैं। और आज भी यही बात हो रही है। डॉक्टर साहब पार्लियामेंट कौन चलाता है ये बातें तो उन्होंने हुकूमत से जाने के बाद की ना, उस वक्त नहीं की। लेकिन जो बात करी ऑन अनदर नोट डॉक्टर साहिबा, जो आपने कहा ना कि 2018 में RTS बिठा कर आए थे, तो सर डॉक्टर साहिबा माजद के साथ बदला तो ले लिया ना बाकी सारी जमातों ने, फॉर्म 45 और 47 की कंफ्यूजन के साथ आप लोग भी इक्तदार में आ गए। इलेक्शन से 2024 वाले जो है वो भी क्वेश्चनबल हैं। लेकिन ना यशफीन, ये तो अगर इन्होंने 2018 में ये अगर इनको इतना क्वेश्चनेबल लगते हैं इलेक्शन, तो उस वक्त ये बैठ जाते ना, कहते नहीं हमने ये नहीं करना, हमने जमहूरियत का अलम उठाया हुआ है, हमने जमहूरियत की खातिर साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं, तो फिर उसी वक्त ही सारी चीज क्लियर हो जाती है। नहीं, लेकिन आपको और ये जो उन्होंने आज
नहीं, मैं तो इस फॉर्म 45-47 की जो प्रोपेगेंडा है इसमें बिलीव ही नहीं करती। मैं खुद इलेक्शन लड़के आई हूँ, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल किस तरीके से इलेक्शन लड़के आई हूँ। जिस तरह मेरे साथ धांधली हुई थी 2018 में, इस दफा बिल्कुल क्लियर कट साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। किसी ने उसको 100% तो कोई भी नहीं कह रहा ना, आपकी नशिस्त की तो बात ही कोई एक इंडिविजुअल सीट की तो बात नहीं हो रही है। कोई कुछ हद तक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में नहीं, लेकिन मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ कि जमहूरियत के अलमबरदार तो ये बनते हैं ना। इस वक्त इतनी जमहूरियत कह रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि हमने बात सिर्फ मुक्तदरा से करनी है, हमने पॉलिटिकल फोर्सेस से बात भी नहीं करनी, हमने उनके साथ मिलके चलना भी नहीं है। जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात नहीं करेंगे, जब आप उनके साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे, तो जमहूरियत को इस्तेहकाम कैसे मिलेगा। और रह गई बात जहां तक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, हमारी पार्टी का ये मौकफ रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली उस वक्त भी, उसके बाद भी, और इस दफा बजट पेश होने के बाद दोबारा वो खुद चल के इनके बेंचेस तक गए और उन्होंने खुद कहा कि आए मिलके बैठ के बात करें, जमहूरियत के बारे में बात करें, मीसाके मईशत की बात करें और इस चीज को इस्तेहकाम देने की बात करें। लेकिन वहां से हमें एक ही जवाब मिलता है कि हमने तो बात सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से कर। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, दूसरी तरफ इमरान खान जेल में बैठ के किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं उसी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, उसी फील्ड मार्शल के बारे में, उनको कैसे कैसे वो अलकाब से नवाज रहे हैं। मैं तो वो चीजें रिपीट नहीं कर सकती। और स्पेशली इस वक्त जब हमने देखा कि इंडिया के साथ हमारा किस किस्म का एक इनकाउंटर हुआ, उसके बाद हमने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छे नहीं, लेकिन उस वक्त तो खैर डॉक्टर साहिबा ऑपोजिशन ने कोई ऐसा नेगेटिव किरदार अदा नहीं किया, लेकिन जो बातें आप कर रही हैं ना डॉक्टर साहिबा का सीक्वेंस में नहीं उस वक्त किया, लेकिन उसके फौरन बाद को ये अभी फिर ट्वीट्स शुरू कर दी। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहिबा मेरी भी गुजारिश सुन लेना। देखिए सीक्वेंस में जो अभी आपने बातें की, आपको मियां नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला की तकरीर याद है? उन्होंने उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह के नाम ले लेके क्या कुछ कहा। आज अगर खान साहब कहते हैं तो आप लोगों को गरां गुजरता है, आप लोग कहते हैं ये मुल्क दुश्मन है, लेकिन माजी में आप लोग भी करते रहे। आप लोगों के जलसों में उस वक्त क्या क्या नारा लगता था, मैं उस वक्त भी टीवी पे थी ना डॉक्टर साहिबा, वो नारे ऐसे थे कि हम चला नहीं सकते थे। कोई ऐसे अलकाब नहीं दिए, कोई ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए। आप मियां साहब की तकरीर निकाल के वही बात आ जाती है डॉक्टर साहिबा, वो नारा मैं भी रिपीट नहीं कर सकती, वो नारे ऑन एयर नहीं हो सकते थे जो आपके जलसों में लगा करते थे। सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई गई उस वक्त। फरिश्ते, खलाई मखलूक की टर्म्स किसने कॉइन की, उनकी क्या कॉनोटेशंस थी, क्या कहने की कोशिश की? आप देखें कि जनरल फैज आज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या उनको नहीं उनका हो रहा कोर्ट मार्शल? तो जाहिर है कि वो चीजें तो आज प्रूव हो गई। तो चले ना, माजी की एस्टैब्लिशमेंट आपको सूट नहीं करती थी, आप लोग नाम लेते हैं, आज की इनको नहीं करती, ये नाम लेते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्सल है, इसके ऊपर एक अलग से तनकीद क्या करनी है? नहीं, मैं नहीं समझती कि ये सूट किस वजह से नहीं कर रहे, किस लिए नहीं सूट कर रहे। आपको क्यों नहीं सूट करते थे माजी में? आपने बल्कि भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये 2024 के इलेक्शंस को नहीं मानते तो बैठे क्यों हैं? आप भी नहीं मानते थे 2018 के, बैठे तो आप भी ना। इसलिए कि हमने ये कहा, ऐलान करके बैठे कि हम ये इलेक्शन नहीं मानते, लेकिन जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हम बैठेंगे। और उसके बाद जब वो असेंबली चली तो जब भी जरूरत पड़ी तो हमारी लीडरशिप जाके इनकी लीडरशिप के साथ बैठी, चाहे कोविड आया या कुछ भी हुआ, कोई ऐसा मुल्क को सामना करना पड़ा। लेकिन हमने जब भी इनको ऑफर किया है, चाहे इंडिया वाला था, चाहे हमारे घर के अंदर दहशतगर्दी के कोई मामला हुए, चाहे इन द हाउस हमने कहा कि एक सिक्योरिटी वो ब्रीफिंग दी जाए, मुझे अभी भी नहीं आके मुझे डॉक्टर साहब इजाजत दीजिएगा, मैं जरा काजी साहब को शामिल कर लूं, क्योंकि इस वक्त बहुत डिफरेंट वो हैं इश्यूज हैं, बहुत सारे बयानात भी हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं कवर कर लूँ उनको प्रोग्राम के अंदर। काजी साहब कुछ आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है। शाहिद खट्टक साहब की सीनियर रहनुमा है आपकी जमात के, KPK से ताल्लुक है, बड़े करीब भी हैं आपके चीफ मिनिस्टर के। वो ये कहते हैं कि अगर अवाम की मैंडेट पर डाका डालते हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा आपको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ और खबरदार भी कर रहा हूं। जब आपको नहीं लगता सर कि जब आपकी लीडरशिप की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो आपकी लीडरशिप ये वो वाली लीडरशिप है जो ये चाहती है कि आप लोगों को एहतजाज की और तहरीक चलाने की इजाजत ना मिले, क्योंकि ये कोई दोस्त तो ऐसे बयान नहीं दे सकता। अच्छा देखें, एक तो ये है कि फैफन ने 18 के इंतखाबात के बारे में क्या कहा और 24 के इंतखाबात के बारे में क्या कहा, वो तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे आपके टीवी शो पे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि 24 के इंतखाबात की क्या क्रेडिबिलिटी और 18 के इंतखाबात की क्या थी। ये मेरे ख्याल से कंपैरिजन करना
और ये कहना कि जी चूंकि उस टाइम पे ये गंद था तो आज ये गंद है, ये गलत बात है। वो बड़ी क्लियर है, चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब जंग का मामला हुआ तो पीटीआई जो है वो बगैर अनकंडीशनली जिसे कहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट थी चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर थी, हम लोग अपनी पाक फौज के साथ खड़े हो गए और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाक फौज के साथ खड़े हो गए और गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए। तो ये कहना है कि हम कोई एंटी स्टेट है, देखें 3 दफा पार्लियामेंट्री जो अयाज सादिक साहब की सरबराही में जो बनी थी कमेटियां, 3 दफा हम उसमें बैठे, एक बुनियादी डिमांड रखी कि यार इस कमेटी की खान साहब के साथ मुलाकात करवा दें। वो उन 3 सिटिंग्स में मुलाकात नहीं करवा सके खान साहब के साथ, तो फिर मैं गलत कहता हूं कि इनके पास कुछ नहीं है? ये सिर्फ बातों है और ये ढोल बजाने वाले। शुरू में मुलाकातें करवाई उन्होंने, ये जहां पे आखिर में डेडलॉक पड़ा और उस पर भी इरफान सिद्दीकी साहब मेरे शो पर थे सर उस दिन, जिस दिन शाम को आप लोगों ने डिसएंगेज किया। उन्होंने कहा कि जी हम अरेंज कर रहे हैं, मुलाकात हो जाएगी। बाद में मैंने इरफान साहब से बात की तो उन्होंने कहा इन्होंने सब्र नहीं किया, मुलाकात का क्या था, हमने पहले भी कराई थी, हम फिर करा देते। नहीं, आप ये मेरे ख्याल से आप फैक्ट्स को दुरुस्त कर लें कि हम मुलाकात मांगते रहे, मुलाकात नहीं हो सकी। उसी की बात भी तो डिसएंगेजमेंट हुई थी कि एक बुनियादी नुक्ता है कि भाई हमारी खान के साथ जो कमेटी है जिसने डायलॉग करना है इसकी मुलाकात करवा दें। आप वो करवा नहीं पा रहे और आप कहते हैं जी हमारे साथ बैठ के डायलॉग करें और हम आपके सारे मसाइल को हल करने के लिए तैयार हैं। तो मसाइल तो वो हल करेगा जिसके पास कोई इख्तियार होगा। देखिए ये मैं और आप माने या ना माने या कोई और देखे या ना देखे, शबीर तो देख रहा है कि इनके पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। ये सब कुछ इनके कंधे पे रख के हो रहा है और इनका सिर्फ कंधा इस्तेमाल हो रहा है, बाकी इख्तियार इनके पास कोई नहीं है। अब आगे बात शायद खटक साहब की स्टेटमेंट जी। एक बात मेरी याद रखिएगा, चाहे केपीके हो, चाहे बलूचिस्तान हो या हमारा सूबा पंजाब हो, आप जिस सूबे में ज्यादती करेंगे, आप लोगों की उमंगों के खिलाफ जाएंगे, तो आप एक्सपेक्ट करें क्या आपके बलूचिस्तान के मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है और जो आपकी जो बलोच जो लोकल वहां की कुव्वतें हैं, जो हमारी पॉलिटिकल जमातें हैं, जिनके सेनेटर्स, जिनके एमएनएज, एमपीएज असेंबलीज में बैठे हुए हैं, क्या वो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते? या उन्होंने पहले कभी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दी या अभी रिसेंटली नहीं दी? नहीं सर, आप मेरे सवाल का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे काजी साहब, आप मेरे सवाल का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे। आप लोग 5 अगस्त को एहतजाज करने की बात कर रहे हैं, तहरीक की पीक की बात कर रहे हैं। इस तरह के वक्त में जब एक हुकूमत पहले ये कहती है कि आप लोग जब भी आते हैं इंतशार फैलाते हैं, जो लोग ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? आपकी तहरीक को सैबोटाज कर रहे हैं। मैंने तो सवाल ये किया कि क्या ये आप समझते हैं कि दोस्त हैं आपके? नहीं छोड़ेंगे क्या मतलब नहीं कि मतलब मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी, वो कहते हैं जी हमारे मैंडेट को कुछ किया तो केपीके के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको खबर दे रहा हूं। तो ठीक बात है ना जी। देखें, एक वो सूबा जिसने 2/3 से बल्कि 3/4 का मैंडेट दिया है एक पार्टी को, उसकी अगर आप ऊपर शब खून मारने की कोशिश करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सूबे के लोग खामोश बैठ जाएंगे? कभी खामोश नहीं बैठेंगे। ये उनका राइट है, वो बोलेंगे, वो उठेंगे, वो अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। और अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर तो वो डेड लोग हैं। तो फिर क्या तोड़फोड़ होगी, फसाद होगा, उठना पड़ेगा, 9 मई का रिपीट हो जाएगा, क्या होगा? मतलब क्या ये इंडिकेशंस तो फिर सर यही है ना? नहीं। देखिए ना, एक तो पहली बात तो ये ना कि ये फिर आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी कि 9 मई का क्या रिपीट होगा। व्हाट हैपेंड ऑन 9th May? दिस इज वेरी क्रूशियल। आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। आप फिर मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले डंडे सोटे मैं ये नहीं कहना चाह रही सर, बल्कि वही बात है, आप शायद पहली दफा मेरे शो पे आए, मुझ पे तो इल्जाम लग जाता है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही डिफेंड कर देती हूँ। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि 9 मई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन सर मौत तो निकला था ना, तोड़ तो हुई थी। ये बड़ी ब्लैंकेट किस्म की स्टेटमेंट है कि 9th May रिपीट हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट हैपेंड ऑन 9th May? हम तो यही कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, हम तो कह रहे हैं कि आप जुडिशियल इंक्वायरी बिठाएं, उसमें सीनियर मोस्ट जजेस को बिठाएं, उसमें बैठकर ये साबित करें कि भाई पीटीआई के लोग थे जिन्होंने कोर कमांडर हाउस से बंदे घुसाए, पीटीआई के लोग, जुनैद अकबर साहब का बयान, गंडापुर साहब का बयान, ये आपके खिलाफ जा रहा है। मेरा सवाल नहीं जा रहा नहीं है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो जो हुकूमत में आज बैठे हुए हैं, जो इसके बेनिफिशियरीज हैं, इन्होंने सारा प्लान किया,
इनकी पुलिस ने प्लान किया, इनकी लॉ एनफोर्समेंट ने प्लान किया। हम लोग तो यही बार बार कह रहे हैं कि इसकी कम से कम न्यूट्रल इंक्वायरी तो करवा के देख लें। काजी साहब मैं एक ब्रेक ले लूं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सर फिर ये है कि जुनैद अकबर साहब का बयान, गंडापुर साहब के बयान, शाहिद खट्टक साहब का बयान, ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को रास्ता दे रहे हैं। मैं तो इसको चले इस तरह फ्रेज कर देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन इस पे बात करती हूँ। सर एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके मजीद यही कुछ इश्यूज इन पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी कि शाहिद खट्टक साहब की एक स्टेटमेंट और तहरीक के हवाले से मैंने सवाल किया था, लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर साहिबा पहले मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है 5 अगस्त को एक तहरीक चला रहे हैं, वो कह रहे हैं एक ऑन गोइंग तहरीक है, 5 अगस्त को हम उसका पीक देखेंगे। उसके लिए वो 5 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत मांग रहे हैं। देंगे डॉक्टर साहिबा आप लोग? यशवीन, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि 9 मई को क्या हुआ था, लेकिन मैं देना चाहती हूँ कि सारा पाकिस्तान जानता है कि 9 मई को क्या हुआ था। एक ही दिन, एक ही वक्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ अजला के अंदर एक ही फौजी तंसीबों के ऊपर हमले हुए। क्या ये सब प्लान्ड नहीं था? क्या ये सब अचानक हो गया? और उन सारे जो वो हमले हुए, उनकी वीडियोस इनके अपने लोगों ने बना के तो सोशल मीडिया पे डाली, वो तमाम लोगों ने देखी, उसमें पहचाने जा रहे हैं। आई एम सॉरी आपको बहस में बहुत वक्त निकल जाएगा डॉक्टर साहिबा। वो हमले जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आई, उन बड़े शहरों में एक सीसीटीवी भी नहीं था जिसकी फुटेज आज तक रिकॉर्ड पर आ सकती। उन हमलों के जो जरूरत ही नहीं थी। नहीं ना डॉक्टर साहिबा, ऐसे नहीं, वीडियोस बना के नहीं डॉक्टर साहिबा, विटनेसेस जो है प्रोसिक्यूशन नहीं डॉक्टर साहिबा, लोगों को 10-10 साल की कैद हो रही है, हमारे पास वीडियो एविडेंस नहीं है, हमारे पास सॉलिड विटनेसेस नहीं है। विटनेस कौन? कैसे नहीं है वीडियो एविडेंस? उनके अपने बयानात वीडियो पे मौजूद है, आप माने या ना माने, बट दिस इज द रियलिटी। कौन मौजूद? आप कह रहे हैं गवाहान मौजूद है, इनके बयानात, इनके अपने लीडर्स जो कह रहे हैं खुद। डॉक्टर साहिबा, प्रोसिक्यूशन उन केसेस में, जिन केसेस में लोगों को 10, आप छोटी सी गुजारिश सुन लें, 10 साल की सजा हुई है जिन लोगों को, उन केसेस में विटनेसेस पता है कौन है? वो पुलिस वाले जो जमान पार्क में डॉज करके घुस गए, टेबल के नीचे बैठे थे, सोफे के पीछे बैठे थे। मतलब कोई ऐसी बात है कि सुन के हंसने का दिल चाहता है, लेकिन समझ नहीं आती कि रोएं या हंसे। कुछ नहीं निकला डॉक्टर साहब। मुझे ये सिर्फ ये बता दें कि क्या एक ही वक्त में फौजी तंसीबात पे मुख्तलिफ शहरों में हमले होना इत्तेफाक से हो गया था? वो तो कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग था। आपने अभी भी सुन लिया, उनके बानी भी यही मौक़िफ़ ले रहे हैं। फ्लैग किसने किया? वो कह रहे हैं आप लोगों ने, जो बेनिफिशियरी थे। हम उसके कैसे बेनिफिशियरी हुए? गवर्नमेंट किस किया? गवर्नमेंट किस किया? इसीलिए तो सवाल ये ना कि पूरी कौम को नुकसान हुआ। हाँ। पूरी कौम को इस चीज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कोई एक तहकीकाती कमीशन बना देते ना, जिसका मुतालबा ये कर रहा था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आज 2.5 साल हो गए, अदालतों में केस लगे। सारा कुछ सामने है तो फिर ये बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन फिर कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन कह रही हैं कि इनको जलसे की इजाजत दे दी जाए। जलसे की इजाजत इनको पहले भी बहुत दफा मिल चुकी है, ये पहली दफा तो नहीं है। ये कई आखिरी जलसे अभी तक हो चुके हैं और ये आप सब जानते हैं। इस दफा ये जी आखिरी मार्का है, आखिरी जलसा है, आखिरी ये हो रहा है, और हमने इनको इजाजतें भी दी, इनको जगह भी बताई, इनको टाइम भी बताया मीनारे पाकिस्तान। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? इन्होंने हमेशा वो जगह का जो तयन हुआ था वहां पे गए ना, उस टाइम का इन्होंने ख्याल रखा, और साथ ये हथियार, डंडे, नेजे वाले असले और पता नहीं क्या क्या लेके आए, आंसू गैस और हर चीज ये खुद साथ लेके आते थे। उसके बाद इन्होंने बार बार इस्लामाबाद पे हमला किया, और ना सिर्फ हमला किया बल्कि इनके अपने चीफ मिनिस्टर ने बाबंगे दहल कहा कि हमने हमला करना है। अच्छा, मैं माजरत से आपको इंटरप्ट कर रही हूं डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन ये सवाल अब मुझे पूछना पड़ेगा। चले ये तो ये सब कुछ करते हैं, ये डंडे लेकर आते हैं, ये किलो वाले डंडे लेकर आते हैं, और पता नहीं जो नहीं मेरा सवाल सुन लेना, नहीं सवाल सुन लेना, सवाल सुन ले। मैं तो आपके मौक़िफ़ को दोहरा रही हूँ कि आप कहते हैं ये डंडे लेकर आते हैं, किलो वाले डंडे लेके आते हैं, असला लेकर आते हैं। हकूक़ बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च जो है 5 रोज पहले उनका आगाज हुआ था मंसूरा में, आप लोगों ने उनको महसूर कर दिया है। एहतजाज करने का हक इस मुल्क में किसी को भी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये कैसी जमहूरियत है? ये बता दें, इनको छोड़ दें। नहीं, एहतजाज करने का हक बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबको एहतजाज पर अमन एहतजाज करने का हक है। इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर, जो जैसे हम शुरू में बात हमने की कि दहशत गर्दी है, इस वक्त बहुत जगहों पे इंडिया के थ्रू हमारे अंदर इस किस्म की चीजें हो रही, बहुत खौफनाक किस्म के मिसालें हमारे सामने हैं जहाँ पे हमारे हजारों लोग मारे गए। इस वक्त हमने उस चीज को भी तो मद्देनजर रखना है ना, वो चीजें भी हमने देख के और फिर पुरअमन एहतजाज की इजाजत देनी है। जमहूरियत में हर एक को हक है एहतजाज का, और
लेकिन जहां पे पुरअमन एहतजाज होगा, एक जगह का तयन होगा, वहां पे आके लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये पूरी दुनिया में ऐसे। चले मेरे पास वक्त थोड़ा सा महदूद है, इजाजत है मैं काजी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। काजी साहब, 5 अगस्त का एहतजाज, हुकूमत का मौक़िफ़ तो मेरे ख्याल है मोर और लेस क्लियर है। खाली डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू की बात नहीं है कि शायद आप लोग जो करना चाह रहे हैं जलसा, उसकी इजाजत नहीं मिलेगी। बट एट द सेम टाइम एक सवाल जो आप लोगों का इंटरनल एक मामला मैं पूछना चाहती हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से क्यों लीड करवा रहे हैं आप लोग इस प्रोटेस्ट को? ये प्रोटेस्ट तो सोलली 5 अगस्त को खान साहब अरेस्ट हुए थे, पीटीआई कहती है आप लोगों के साथ जो एक ज्यादतियों का सिलसिला है उसका आगाज हुआ था, तो ये तो कोई वो टारगेट नहीं है आप लोगों का, ये किसी और से क्यों लीड करवा रहे हैं सर? नहीं, बेसिकली ये तो फैसला जो है खान साहब ने किया था कि जी इसको लीड जो है वो चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब करेंगे। ये इसके पीछे यकीनन उनकी कोई ना कोई हिकमत होगी और मेरे ख्याल से कोई हर्जली बात भी नहीं है। एवरीबडी नोज कि असल स्ट्रीट पावर किसके पास है। और देखें, मैं ये कहता हूं कि आप हमें मतलब आपको तो ये लगता है ना कि हम फारिग हैं, तो हमें फिर जलसे की इजाजत दे दें आप। आपने हमें लाहौर में एक बकरा मंडी की ऐसी जगह थी, मैं आपको यासीन, अच्छा एक तो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट कर दूं, मेरा आज वाकई आपके साथ पहला प्रोग्राम है और मुझे बड़ा मैं खुश हो रहा हूँ, इम्प्रेस हो रहा हूँ कि आप जिस तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, आप दोनों साइडों को बड़ा ठीक ठाक तरीके से जो है ना उनका एहतसाब करती हैं, व्हिच इज वेरी नाइस एंड वेरी गुड। आई अप्रिशिएट दैट। वेरी काइंड ऑफ यू। आई एम सो हैप्पी कि कोई ये मान कर जा रहा है और ये नहीं कह रहा कि नहीं जी आप दूसरी की सपोर्ट कर रही हैं। तो नहीं, बहुत शुक्रिया। शुरू में मैं थोड़ा सा I was taking an exception to it, but then I realized that you have a good way of doing it, and I appreciate that. अच्छा, अब मैं उसमें ये कहता कि इन्होंने हमें बकरा मंडी में फेंक दिया सख्त गर्मियों में, और वहां पे भी हमने एक बेहतरीन किस्म का शो किया। मैं मानता हूं कि वो घंटा डेढ़ लेट हुआ, लेकिन इंतजामिया ने लाइटें ऑफ कर दी। तो देखे ना, आप गर्मियों में एक पार्टी को जलसा करने की इजाजत दे रहे हैं एक शहर के उस कोने पे, और फिर आप कहते हैं कि यार आप 8 बजे बंद भी कर देंगे। तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 45-46 डिग्री में स्कॉर्चिंग हीट में खुले आसमान और सूरज के नीचे खड़े होकर जलसे करेंगे? ज्यादती नहीं करनी चाहिए। इन्होंने हमें संजानी इजाजत दी, हमने वहां पे जलसा किया। मैं कहता हूँ ये जरा हिम्मत करें, नहीं, मैं ये हमें एक दो जलसे करने की इजाजत दें। इनको लग पता जाएगा कि असल स्ट्रीट पावर किसके पास है, पब्लिक किसके साथ है, और इनके वो कहते हैं ना, इनके चैनल रोशन हो जाएंगे, इनको समझ आ जाएगी कि कहानी जा किस तरह। ऑर्डर करें काजी साहब, क्योंकि मैं फिर रिपीट करूंगी इस बात को, आप शायद नहीं उसको जोड़ेंगे उस कॉन्टेक्स्ट के साथ, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं ना जी कि हम मसला लेकर आएंगे, हम अपनी गुंजाइश खुद पैदा कर लेंगे, हम जो है वो छोड़ेंगे नहीं, ये जो बयानात है ना, ये अपने दोस्तों से कहें कि ये बयानात देकर दुश्मनी ना करें पार्टी के साथ, तो शायद आपके मामला कुछ बेहतर हो जाए। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद बात करती। आपका बहुत शुक्रिया काजी अहमद अकबर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर शिजा मनसब साहिबा, बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।